हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में, मिश्रित कृषि के बारे में और डेयरी कृषि के बारे में। तो काफ़ी दिनों के बाद में हम ये वीडियो लेकर के आए हैं और कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स हो गई है जिसके कारण अपन वीडियो लेकर के नहीं आए थे। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज अपन पढ़ेंगे उद्यान कृषि के बारे में, सब्जी कृषि के बारे में, जिसे आप ज़्यादातर नाम सुना होगा ट्रक फार्मिंग के बारे में। यानी क्या होता है ये ट्रक फार्मिंग वगैरह। तो हेडिंग लगाइए सब्जी कृषि, उद्यान कृषि या ट्रक कृषि। साथ में हेडिंग लगाइए उद्यान कृषि, उद्यान कृषि, सब्जी कृषि, सब्जी कृषि या ट्रक कृषि। ट्रक कृषि यानी ट्रक फार्मिंग। देखो क्या होती है भाई ट्रक फार्मिंग, यानी एक जैसे कोई भी मान लीजिए नगर वाला कोई क्षेत्र है या फिर औद्योगिक कोई क्षेत्र है, वहाँ पर आसपास में इस प्रकार की कृषि क्रिया ज़्यादा की जाती है। क्योंकि नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वो नगरीय क्षेत्र क्या करते हैं, सब्जी वगैरह ज़्यादा खरीदते हैं या उनमें ऐसी ज़्यादा सब्जी की या किल्लत रहती है, तो वहाँ पर आसपास के एरियो में क्या लगाई जाती है, सब्जी उगाई जाती है। तो वो जो ट्रक है वो क्या करता है, मंडियों तक पहुँचाया जाता है उस सब्जी को। तो सब्जी को मंडियों तक पहुँचाने के लिए यानी जितनी रात में क्या किया जाता है, दूरी को तय किया जाता है, इस कारण इसको क्या नाम दे दिया गया, ट्रक कृषि नाम दे दिया गया। तो इसमें आप लिख लीजिए, इसमें लिखिए इस कृषि में, इस कृषि में खेतों का आकार, खेतों का आकार छोटा होता है, छोटा होता है। यानी खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है, क्यारी वगैरह करके और कृषि क्रियाएं कर लेते हैं, ये सब्जी वगैरह उगा लेते हैं। आगे इसमें लिखिए इस कृषि में, इस कृषि में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सब्जी वगैरह लगाते हैं तो पूंजी की तो आवश्यकता होगी ही होगी। अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, पैसे वगैरह चाहिए होते हैं। इस कारण ये खेती हर एक के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। 3 नंबर इसमें लिख लीजिए यह कृषि, यह कृषि औद्योगिक, औद्योगिक तथा नगरीय, औद्योगिक तथा नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। औद्योगिक तथा नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। यानी ज़्यादातर जो नगरीय क्षेत्र होते हैं या औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, आपको पता है कि उन नगरीय क्षेत्रों में या औद्योगिक क्षेत्रों की जनसंख्या या जनघनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो उन क्षेत्रों के समीप क्या की जाती है, सब्जी की कृषि या ट्रक कृषि कह सकते हैं, उद्यान कृषि अपन कह सकते हैं, वो ज़्यादा की जाती है। आगे इसमें लिखिए इसे, इसे ट्रक कृषि, इसे ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है क्योंकि, क्योंकि जो ट्रक, जो ट्रक फार्म हाउस से, जो ट्रक फार्म हाउस से मंडी तक, मंडी तक एक रात में, मंडी तक एक रात में जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है, अतः इसे
ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। यानी ट्रक कृषि के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो ट्रक होता है वो एक रात में या 24 घंटे में जितनी दूरी तय करता है और अपनी सब्जी को या फिर जो फूल होते हैं, फल होते हैं, उनको सब्जी मंडी तक पहुंचा देते हैं। तो जितनी दूरी क्या करता है वो एक रात में तय करता है। इसके कारण इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें लिख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्यूलिप। ट्यूलिप, ये ट्यूलिप क्या होता है भाई? एक प्रकार का फूल है, एक प्रकार का फूल, एक प्रकार का फूल जो नीदरलैंड में उगाया जाता है और यूरोपीय बाजारों में बेचा जाता है। यूरोपीय बाजारों में बेचा जाता है। यानी ट्यूलिप एक प्रकार का एक फूल है जो नीदरलैंड में होता है और ये यूरोपीय बाज़ारों में उसको बेचा जाता है। तो ये है हमारी कौन सी कृषि? सब्जी कृषि कह दो, इसे ट्रक कृषि कह दो, उद्यान कृषि कह दो, क्योंकि फूल है, सब्जियां है, फल है, वो क्या है कि छोटे से आकार में या छोटे खेतों के आकार में उगाया जाता है और पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। नगरीय क्षेत्रों के समीप उगाया जाता है उनको। और इसे किस नाम से जानते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो ट्रक होता है वो फार्म हाउस है, यानी जहाँ पर सब्जी वगैरह उगाते हैं वहाँ से लेकर के और मंडी तक एक रात में वो दूरी तय करता है। उस हिसाब से इसको क्या नाम दे दिया गया है? ट्रक कृषि नाम दे दिया गया है। और ट्यूलिप एक प्रकार का क्या है? फूल है जो नीदरलैंड में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है और पूरे यूरोप के बाज़ारों में उसको भेजा जाता है या बेचा जाता है। तो इस तरीके से ये कौन सी कृषि हो गई? ट्रक कृषि। इसे उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये होगा, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये है हमारी ट्रक कृषि यानी उद्यान कृषि। और ज़्यादातर जो कृषक होते हैं वो सब्जियां वगैरह उगाते हैं, पुष्प है, सब्जियां है, क्योंकि ये 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाती। इस कारण इनको मंडियों में पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। इस कारण इसको ट्रक कृषि के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाइए आगे, सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि में यानी ये कृषि क्या होती है भाई? इस कृषि में इसका प्रमुख जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? इस कृषि का प्रमुख सिद्धांत है कि इस कृषि का जो जितना भी स्वामित्व होता है वो संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। इस कारण इसको क्या नाम दे दिया गया है? सामूहिक कृषि नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, इस कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसमें उत्पादन का स्वामित्व संपूर्ण समाज या सामूहिक समाज स्वामित्व संपूर्ण समाज या सामूहिक समाज का होता है। यानी उत्पादन का जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है? संपूर्ण समाज का होता है या सामूहिक समाज का होता है। मिलकर के क्या करते हैं? इस कृषि को करते हैं। आगे इसमें लिख लीजिए, इस कृषि की शुरुआत
शुरुआत सोवियत संघ में हुई थी। सोवियत संघ में हुई थी इस कृषि की शुरुआत। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस कृषि की यह है कि इस कृषि को, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इस कृषि को सोवियत संघ में कोलक-होज के नाम से जाना जाता है। कोलक-होज के नाम से जाना जाता है। कौन सी कृषि को? सामूहिक कृषि को। सीधा उठा के पूछते हैं कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? कोलक-होज के नाम से जाना जाता है। 2015, 18, 19, 20 इस प्रकार की एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कोलक-होज के नाम से जाना जाता है। यानी उत्पादन का जो स्वामित्व है, कृषि का स्वामित्व है, वो किसका रहेगा? संपूर्ण समाज का रहेगा। सामूहिक रूप से वो उत्तरदायी माने जाएंगे उसके लिए। तो ये कौन सी कृषि हो जाएगी? सामूहिक कृषि हो जाएगी। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? सोवियत संघ। सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव, सहकारी। देखो नाम से स्पष्ट है। इसमें क्या होता है कि कृषक होते हैं वो अपने समूह बना करके, कृषकों का समूह रहता है और वो समूह बना करके वो क्या करते हैं? एक संस्था बना लेते हैं और उस संस्था के हिसाब से क्या करते हैं? कृषि क्रिया करते हैं, है ना। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी भाई? डेनमार्क में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो दो ही बातें हैं इसमें लिख लीजिए। इस कृषि में कृषक अपनी संस्था बनाकर कृषि कार्य को संपन्न करते हैं और यह संस्था अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। यानी कृषक एक मिलकर के क्या बना लेते हैं? कमेटी बना लेते हैं, संस्था बना लेते हैं और उस संस्था के हिसाब से क्या करते हैं? कृषि क्रियाएं करते हैं। भाई कोई भी बीज लेकर के आना है, कोई भी उर्वरक लेकर के आनी है, खाद लेकर के आनी है, अलग अलग कीटनाशक लेकर के आने, तो वो क्या करते हैं? वो संस्था है वो बना लेते हैं और उसमें पैसे वगैरह डाल देते हैं, जिससे ज़रूरतमंद जो कृषक होता है उसको खाद बीज है वो उचित रेट के ऊपर मिल जाते हैं। ज़्यादातर ये क्या काम करती है? यह संस्था अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से सहकारी कृषि के बारे में इस तरीके से कृषि करती है। ठीक है, और इसमें एक बात और लिख लीजिए। इस कृषि की सफल शुरुआत डेनमार्क, ये बहुत बार पूछा जाता है, डेनमार्क में हुई थी। इस कृषि की सफल शुरुआत कहाँ हुई थी भाई? डेनमार्क में हुई थी। तो ये है आपकी कृषि। अलग अलग जितनी भी कृषियाँ थी उन सब को अपन ने पढ़ लिया है यहाँ पर। तो प्राथमिक क्रियाएं अपन पढ़ रहे हैं और प्राथमिक क्रियाओं में देखो बहुत सारे जितने वीडियोस के पार्ट्स हो गए हैं भाई। अपन ने इसमें पशुचारण भी पढ़ा है, फिर कृषि के बारे में पढ़ा है और कृषि में भी अलग अलग जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, रोपण है, भूमध्य सागरीय है, सामूहिक है, सहकारी है, अलग अलग प्रकार की कृषियों का यहाँ पर अध्ययन कर लिया है अपन ने। एक टॉपिक इसमें सब टॉपिक रह गया है हमारा, वो है खनन। तो खनन
और ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है, कृषि है, पशुपालन है, खनन भी शामिल है ना। तो इस खनन को किस में शामिल करते हैं? प्राथमिक क्रिया में। इसमें लिख लीजिए, पृथ्वी के भूगर्भ से, पृथ्वी के भूगर्भ से धातुओं तथा अयस्कों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। यानी जमीन का मायने जितना भी अलग अलग प्रकार के खनिज है, धातुएं हैं, अयस्क है, उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है भाई? खनन कहलाता है। आगे लिख लीजिए, आरंभिक मानव समाज अलग अलग धात्विक युगों से गुजरा है, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग आदि। यानी आरंभिक समय में जो मानव समाज था उसने भी अलग अलग धातुओं की क्या करी है? खोज करी है। ताम्र युग है, कांस्य युग है, लौह युग है ना। तो ये सब चीज़ें हैं वो खनन के आधार पर या खनन में शामिल की गई है। आगे इसमें अपन लिखेंगे, हेडिंग लगाइए आप, खनन की लाभदायकता दो बातों पर निर्भर करती है। पहली है भौतिक कारक, पहला भौतिक कारक है, और दूसरा कौन सा हो गया? आर्थिक कारक। अब देखो भौतिक कारक क्या होता है भाई? भौतिक कारक यानी फिजिकल जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो, जैसे खनिज निक्षेपों का भंडार किस प्रकार है, उनका आकार किस प्रकार है, उनकी गुणवत्ता कैसी है, तो ये सब किस में शामिल किया जाता है? भौतिक कारकों में शामिल किया जाता है खनन की लाभदायकता या खनिजों की लाभदायकता। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें खनिजों के निक्षेपों का भंडार, श्रेणी व लाभदायकता को शामिल किया जाता है। यानी खनिज निक्षेप भंडार कितने हैं? मान लीजिए यहाँ पर आपको पता लगा कि यहाँ पे ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोना है ना, पता लगा लिया, लेकिन अब उसको अपन खोद रहे हैं और अंदर देखा तो सोना थोड़ा सा निकल रहा है, खर्चा उस पर बहुत करोड़ों रुपए कर दिए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। निक्षेपों का जो भंडार है वो किस प्रकार का है, कितनी दूरी पर है, श्रेणी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है उसकी, वो एक तरीके से लाभदायक है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें किस में शामिल की गई है? भौतिक कारकों में शामिल की गई है। 2 नंबर पर लिख लीजिए आर्थिक कारक। और आर्थिक कारक आपको पता है कि खनिजों को
निकालने की तकनीकी ज्ञान व विकास श्रम कुशल श्रमिक आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। यानी खनिजों को निकालने के लिए तकनीकी ज्ञान होना ज़रूरी है। ये नहीं कि पता लग गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना है और आप निकाल रहे हो, खोद रहे हो, लगे हुए हो, और क्या, ऐसे नहीं होना चाहिए। तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए हमारे पास में, श्रमिक होने चाहिए, कुशल श्रमिक होने चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान किस में रखा जाता है? आर्थिक कारक में रखा जाता है। और लाभदायक है या नहीं है वो भी ज़्यादा देखा जाता है कि किस तरीके से अपन यहाँ निकाल रहे हैं और सोना निकाल रहे हैं, खर्चा उसके ऊपर 100 करोड़ कर रहे हैं, अंदर सोना निकल रहा है 10 ग्राम, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक कारक वगैरह भी ध्यान में रखने चाहिए। आगे हेडिंग लगाओ, खनन की विधियाँ। खनन की विधियाँ, और खनन की 2 विधियाँ हैं भाई। इस चैप्टर को करते हैं यहाँ पर समापन। खनन की विधियाँ, खनन की विधियाँ 2, और इसमें लिख लीजिए खनन की 2 विधियाँ हैं। खनन की 2 विधियाँ हैं। एक तो हो गई आपकी धरातलीय विधि, धरातलीय खनन, और दूसरा आप लिख दीजिए भूमिगत खनन। तो ये 2 विधियां हैं भाई। एक तो हो गई आपकी कौन सी विधि? धरातलीय विधि। धरातलीय विधि का मतलब ये होता है सबसे सस्ती विधि आई है, ऊपर मतलब 50 फुट गहरो खाडो खोदे और जो भी खनिज वगैरह है वो निकाल लिया। तो ये क्या कहलाती है? धरातलीय विधि, है ना। तो इसमें हेडिंग लगा लो, वापिस हेडिंग लगा लीजिए, धरातलीय खनन। तो इसमें लिख लीजिए, इसे विवृत खनन भी कहते हैं। यह खनन का सबसे सस्ता साधन है। खनन का सबसे सस्ता साधन है। यह या इस विधि में खनिजों को भूमि का ऊपरी आवरण हटाकर प्राप्त किया जाता है। यानी खनिजों का ऊपरी आवरण, भूमि का ऊपरी आवरण हटा लेते हैं और 100 फुट पर 200, 150, 250 फुट के ऊपर से वो क्या निकाल लेते हैं? खनिज निकाल लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया? धरातलीय खनन। 2 नंबर लिख लीजिए, भूमिगत खनन। इसे अपन क्या कहेंगे? कूप की खनन कहेंगे भाई। कूप यानी क्या होता है? कुआं होता है। और कूप की खनन, भूमिगत खनन, यानी गहराई में जाना पड़ेगा आपको निकालने के लिए। अलग अलग गलेरियां बनी होती है, उसमें जाना पड़ता है। तो ये क्या कहलाता है? भूमिगत खनन। इसमें इसे में लिख लीजिए आप, यह खनन का अधिक
अधिक पूंजी वाला साधन है। यानी अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है पहली बात तो इसमें, ठीक है। इसमें खनिजों को निकालने के लिए भूमि की गहराई में जाना पड़ता है ना। तो ये इसमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और निकालने के लिए भूमि की गहराई में जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं ना, तब जाकर के खनन है वो या खनिज है वो प्राप्त किया जाता है। इसे कूप की खनन कहते हैं। ऐसे कुआं वगैरह यहाँ खोदना पड़ा है। कोयला है तो कोयला है, जैसे सोना है तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है। फिर उसमें अलग लेयरियाँ बनी हुई होती है ना। और एक कोयले की रेक वगैरह आती है, फिर ऊपर उठाते हैं। ऑक्सीजन की भी सुविधा होनी चाहिए उसमें, है कि नहीं, और प्रकाश की सुविधा होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें उसमें देखा जाता है कौन सी विधि में, भूमिगत या कूप की खनन विधि में। तो ये है आपका कौन सा पार्ट है, प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। प्राथमिक क्रियाओं में आखेट पढ़ा था, पशुचारण पढ़ लिया है, और अलग अलग प्रकार की कृषि पढ़ ली है, और उसके बाद में खनन और पढ़ लिया है। तो इन सब को प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया गया है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आगे अपन चैप्टर को नेक्स्ट को चालू करेंगे अगले वीडियो में, है ना। और आपको सब्सक्राइब करना है। हालांकि काफ़ी दिनों के बाद में ये हमारी क्लास आई है, उसके लिए हम फिर से आपसे माफ़ी मांगते हैं। आगे आपकी क्लास आती रहेगी, आप देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। और हमारे नोट्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं, उनका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।